हेंग में जब वो चित्रकारी कर रहे थे और वहाँ के सामान्य मनुष्य की जो पीड़ा और दुख को लेकर वो जो रेखांकन कर रहे थे, चित्रांकन कर रहे थे, तो उस समय उनका संपर्क एक सिएना करके एक स्त्री से हुआ, जो गर्भवती भी थी और गणिका भी थी, वेश्या भी थी। उसके संपर्क में आ गए और थोड़े समय बाद में उसके बच्चों को और उसको लेकर वो अपने घर आ गए, अपने घर में ले आए। क्योंकि उसकी स्थिति, खुद की तो माली स्थिति खराब थी ही, पर वो अपना सारा पैसा और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उसका भाई थियो उसको भेजता, उसको वो उस पर खर्च कर, उसकी दवाइयों में और में खर्च कर दिया करते थे। यानी उनका जो मन था वो मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ था। और यही उसके वान गो के चित्रों की खूबी है, यही उसके चित्रों की कसौटी है कि उसका जीवन जो है वो उनके चित्रों में झलकता है। उसके जीवन को और चित्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। वो जितनी शिद्दत से जिए हैं, अपने जीवन को ईमानदारी से जिए हैं, उसी ईमानदारी से उन्होंने अपने चित्रों के अंदर अपने जीवन को और अपनी भावनाओं को और अपने जीवन मूल्यों को उड़ेला है। ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी। कुछ समय बाद में उनके साथ रहते रहते जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो तो औरत घबरा कर घर छोड़ के चली गई। उसके बाद में वो थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी रहने लग गए थे। आरंभिक काल के जो उसके चित्र थे, जिसको कि डच काल कहा जाता है, उसके जैसे पोटैटो ईटर्स यानी आलू बक्सी जैसे चित्र उनका उस वक्त का बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इस वक्त के जो इनके चित्र थे, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये गहरे भूरे, काले और नीले रंग के लेकर ये बनाए जाते थे। और उनका एक नज़रिया भी था चित्रों को देखने का। और तो वो आकारों की स्पष्टता करते, जब बनाते तो उसमें उसकी बारीकियों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे, ताकि उसमें एक भाव प्रवणता उभर कर आए। अगर अपन ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो वस्तु का आकर्षण भावों से ज़्यादा हो जाता है। तो ये उनकी समझ थी और उसको लेकर वो काम करते भी थे, वो कहा भी करते थे। जब उनके चित्रों में मैलापन, गहरापन और जब परिचर्चा होती तो कहते यार ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो उसके जवाब में वो कहते भी कि कृषक के जीवन में फूलों की सुगंध की कहाँ आवश्यकता है। उसके जीवन में तो गाय का, पशु का जैसे गोबर है, गाय का गोबर है, ऐसा कुछ धुआं है, खाद है, उसकी गंध आनी चाहिए। फूलों की गंध कहाँ से आएगी? तो जीवन के जो जीवन जी रहे हैं उसके परिवेश को, उस परिवेश की जो सार तत्व है वो भी उनके चित्रों में आना चाहिए। वो उनके चित्र देखने का एक नज़रिया था और उनका मानना था। क्योंकि वो गरीब, श्रमिक, दुखी लोगों का चित्रण करते थे, तो निश्चित रूप से उसमें परिचर्चाएँ भी होती होगी, साथ के लोग उसको कुछ कहते भी होंगे, तो उनको आगे बढ़ने के लिए भी कहते थे। तो वो कहते थे कि विकास का रास्ता गहराई में उतरे बगैर कभी नहीं बढ़ पाता। विकास तभी संभव है जब आप पहले उसकी गहराई में उतरोगे। तो जब तक आप मानवीय दुखों को समझ नहीं पाओगे, उनकी पीड़ाओं से रूबरू नहीं होंगे, तब तक आप सुख की तरफ, चैतन्य की तरफ या समृद्धि की तरफ, श्रेष्ठता की तरफ कैसे बढ़ पाओगे? तो पहले उसको जानना है, पहले उन पीड़ाओं को, उन दुख को, उनके साथ में तादात्म्य स्थापित करना है, फिर उनका निवारण करके उनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो विकास का ये एक तरीका हो सकता है। वान गो का ऐसा अपना एक दृष्टिकोण था। तो अच्छा, दूसरा उनका जैसे उनको एक उपन्यास बहुत पसंद था, टॉम चाचा की कुटिया। तो उस वक्त का जो लेखक था स्टोव, उसने लिखा था, तो वो भी गरीबी को लेकर लिखा हुआ था, यानी कि गरीब लोगों की जीवन शैली कैसी होती है। तो उससे लेकर तो कहने का तात्पर्य यह था कि वान गो का मानवीय दृष्टिकोण ऐसा था कि वो हमेशा मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर चलते थे। वो गरीब की सेवा, शुश्रूषा, उनकी पीड़ाओं का निवारण, ये मानवीय दृष्टिकोण हमेशा उनके साथ में रहा। इसका मूल कारण था कि वो मन से बहुत भावुक थे और
इंट्रोवर्ट थे, तो सोचते भी बहुत थे, उनके दुखों के निवारण के बारे में भी सोचते थे, आध्यात्मिक वृत्ति के थे, धर्म और उपदेशक भी रहे, तो उनका एक जीवन जीने का एक अलग ही नजरिया था और एक मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्तित्व उसमें था और यह उस चित्रकार की सबसे बड़ी विशेषता थी। कुछ समय बाद वो वहाँ से आर्टवर्क की कला संस्था में आ गए। यहाँ से उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना कला का अध्ययन भी शुरू किया। कुछ समय आर्टवर्क की जो संस्था थी, कला संस्था थी, वहाँ रहकर उन्होंने कलाओं का अध्ययन किया, जिसमें रूबेंस, यहाँ रहते रहते उन्होंने रूबेंस और जापानी छापा चित्र जो होते थे उनको लेकर उन्होंने बहुत अध्ययन किया और उनसे बहुत प्रभावित भी थे। वे अपने जब पोर्ट्रेट भी बनाते थे, व्यक्ति चित्र जो बनाते थे, तो उसकी पृष्ठभूमि में कहीं कहीं जापानी छापा चित्रकारों का भी समायोजन कर लेते थे, उन मोटिव्स को भी उसमें सम्मिलित कर लिया करते थे। इसका कारण ये था कि वो जापानी छापा चित्रकारों से भी बहुत प्रभावित थे और यहाँ इन्होंने रहकर रूबेंस के जो चित्रों थे उनको लेकर उन्होंने बहुत अध्ययन किया और उनकी बनाने की स्टाइल, उनकी कलर थ्योरी, इन सब को लेकर भी उन्होंने काफ़ी काम किया। यहाँ रूबेंस के चित्रों का अध्ययन करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब इन्होंने गहरी रंगतों को छोड़कर चमकदार और विशुद्ध रंगों की तरफ उन्होंने बढ़ना आरंभ कर दिया। और ये जो डच काल के बाद में उनका जो पेरिस काल आता है, पेरिस काल के आने में उन्होंने प्रभाववादियों के संपर्क में भी आए और जब ये पेरिस आ गए, वहाँ की जो कॉर्न की चित्रशाला थी वहाँ रह के उन्होंने अध्ययन किया, वहाँ रह के अध्ययन किया तो प्रभाववाद के से बहुत प्रभावित हुए। तो प्रभाववादी चित्रकारों को के सह मिलना और उनके चित्रों का अध्ययन करना, ये उनका देलाकरा के चित्रों का तो वो काफ़ी पसंद भी किया करते थे। तो वहाँ जब उन्होंने प्रभाववादी चित्रों का अध्ययन किया तो उनकी रंग संगति में परिवर्तन आया, वो विशुद्ध रंगों का प्रयोग भी करने लग गए। ये उनके चित्रों डच काल में जहाँ गहरे हल्के भूरे रंगों का प्रयोग करते, गहरे रंगों का प्रयोग करते, वहाँ अब पेरिस काल के अंदर जहाँ वो कोरमा की उसमें चित्रशाला में आ गए थे, तो वहाँ रहकर उन्होंने प्रभाववादियों के चित्रों से प्रभावित होकर, उनकी रंग संगति से प्रभावित होकर उनके चित्रों में विशुद्ध रंगों का समायोजन होने लग गया था। यहाँ के जो चित्र ने बहुत सारे चित्र बनाए, जिसमें पेरिस के जलपान गृह के अंतरकक्ष के चित्र काफ़ी बनाए और उसमें लाल, नीले, पीले विशुद्ध रंगों का प्रयोग किया। उन्होंने एक चित्र बनाया पीला वस्तु चित्र, उसमें पीले कलर को, येलो कलर को बहुत प्रभाविता से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया और उनका मानना था, उन्होंने रंगों के प्रतीकों को लेकर भी उन्होंने काम किया कि हर रंग का भी एक उसका भाव होता है, रंगों का भी अपना एक भाव है, तो रंगों को भावों के प्रतीक के रूप में भी वो रंगों का प्रयोग करते थे। जैसे कि एक पैर तगवी का उन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया, पैर तगवी का व्यक्ति चित्र बनाया तो वो उस वक्त प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने चमकीले रंगों को, छोटी छोटी लकीरों का उसमें प्रयोग किया। पृष्ठभूमि जापानी छापा चित्रों से उन्होंने, जैसा मैंने पहले बताया, वो छापी और चूँकि तैगवे व्यापारी थे और कला संग्रह भी थे, तो उन्होंने उसका वो चित्र बनाया। और दूसरे जो चित्र उन्होंने उस वक्त बनाया, उसके अंदर सारी जो रंगांकन की जो विधि थी वो प्रभाववादियों की तरह विशुद्ध रंगों को लेकर उन्होंने उसका प्रयोग किया। और उनका एक पोर्ट्रेट बनाते वक्त भी उनका एक विचार था कि जब हम आप पोर्ट्रेट बनाते हैं, किसी का व्यक्ति चित्र बनाते हैं, तो व्यक्ति चित्र उस व्यक्ति के सदृश हो, इससे ये तो आवश्यक है ही, लेकिन यह भी आवश्यक है कि उस व्यक्ति के प्रति आपका भावात्मक राग क्या है, भावात्मक संबंध क्या है। उस भावात्मक संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए, और न केवल प्रयास बल्कि उसका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को भी आप अपने चित्र के द्वारा, व्यक्ति चित्र के द्वारा वो अभिव्यक्त हो। उन्होंने एक जैसे व्यक्ति का चित्र बनाया
तो उसकी पृष्ठभूमि के अंदर गहरे नीले रंग का, विशुद्ध रंग का प्रयोग किया, नीले रंग का प्रयोग किया और उसके अंदर उसका चित्र बनाया। तो उसके कहने का तात्पर्य है कि आसमान के अंदर जैसे एक सितारा है, क्योंकि वो उस व्यक्ति से इतने प्रभावित थे, तो उस भावात्मक रूप को भी उन्होंने अपने चित्रों के अंदर या पोर्ट्रेट्स के अंदर उन्होंने उस पक्ष का भी पूरा ध्यान रखा।